नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। राजस्थान में एक बार फिर से सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया है। भीलवाड़ा के बाद अब हनुमानगढ़ में हिंसा हुई। जानकारी के मुताबिक हनुमानगढ़ में विश्व हिंदू परिषद के स्थानीय नेता पर हमला हुआ। इसके बाद माहौल गर्मा गया। हमले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सड़क को जाम कर दिया था। फिलहाल वीएचपी नेता को बीकानेर के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। वहीं हालात अब नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक हनुमानगढ़ जिले के नौहर गांव में वीएचपी नेता सतवीर सहारण पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद ही वहां स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सतवीर को नौहर से हनुमानगढ़ रेफर कर दिया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद सतवीर को बीकानेर रेफर किया गया है। इस घटना के बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया। फिर उन्होंने नौहर में चक्का जाम कर दिया। जानकारी के मुताबिक नौहर में कुछ लोगों ने सतवीर से कहा कि मंदिर के सामने कुछ युवक बैठे रहते हैं और अक्सर छेड़छाड़ करते हैं। उन पर जब सतवीर उन युवकों से पूछताछ करने पहुंचा तो उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया और लोहे की रोड से सतवीर के सर में चोट मारी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने नौहर रावतसर मार्ग पर जाम लगा दिया। तो राजस्थान में एक बार फिर से सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया है। आपको बता दें कि लगातार राजस्थान में इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है। सबसे पहले बात भरतपुर से सामने आई, जहां पर शादी में दलितों को डीजे बजाने को लेकर दूसरे समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए और कई लोग इसमें घायल हुए गए। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया। उसके बाद घटना राजगढ़ के सामने आई, जहां पर अतिक्रमण हटाने के दौरान मंदिर गिराने से तनाव बढ़ा। फिर अजमेर और नसीराबाद में शादी के दौरान झगड़े में हिंदू लड़के को चोट लगी। नसीराबाद में मोटरसाइकिल को पास देने पर 2 समुदाय के लड़के भिड़े। 4 को अरेस्ट कर कलेक्टर एसपी मौके पर कैंप करते रहे। उसके बाद घटना करौली की हुई, जहां पर नव संवत्सर के मौके पर शोभा यात्रा पर पथराव के बाद 2 समुदाय भिड़े। 34 लोग इसमें घायल हुए थे। 59 गिरफ्तार किए गए थे। मुख्य सरगना मतलूबल और राजाराम गुर्जर फरार बताए जा रहे हैं। अगली खबर एक बार फिर से भरतपुर से सामने आई, जहां पर सिख और मुस्लिम समुदाय के लोग शराब पीकर शादी में डीजे बजाने को लेकर मामूली कहासुनी पर भिड़े। दोनों पक्षों से लोग जुटे और बोतलों से हमला किया। 20 के करीब घायल हुए। 31 लोगों को हिरासत में लिया गया। उसके बाद घटना जोधपुर से सामने आई, जहां पर ईद के मौके पर झंडे लगाने को लेकर 2 समुदाय भिड़े। सुबह फिर से उधर झड़प हुई और एक बार फिर एक को चाकू लगा, दूसरे का टांग तोड़ी गई। 30 के करीब लोग इसमें घायल हुए। 2 दिन बाद फिर से चाकूबाजी हुई और 12 मई तक कर्फ्यू लगाया गया है। इसके बाद कल ही की यह घटना है, भीलवाड़ा से सामने आई, जहां पर मोटरसाइकिल सवार 2 समुदाय के लोगों में झगड़ा हो गया। अगले दिन एक समुदाय के युवक को चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। 3 पकड़े गए। 2 नाबालिग थे। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का कल प्रदर्शन भी पूरे दिन रहा और आज एक बार फिर से ये खबर सामने आई है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के नेता पर ही इस बार हमला किया गया है। चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। राहुल आनंद जी हमारे साथ, नेता बीजेपी से मौजूद हैं, और मुनीश त्यागी जो हमारे साथ नेता कांग्रेस से मौजूद हैं, और इसी के साथ सर्वेश्वर पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले शुरुआत मुनीश त्यागी जी आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि कल भी इस मुद्दे पर बात हुई और आज एक बार फिर से हमें राजस्थान के ही मुद्दे पर बातचीत करनी पड़ रही है। आखिर राजस्थान में कानून व्यवस्था क्यों इतनी लचर हो गई है, जो लगातार आए दिन इस तरीके की घटनाएं हो रही है? बात ना कर, कोई नौकरी की बात ना कर ले, कोई हॉस्पिटल की बात ना कर ले। ये इसलिए इस तरह का
और मुझे तो एक शेर याद आता है, ए हिंदुस्तान वालों, अरे ये क्या बना बैठे, कहीं मंदिर की तख्ती लगा बैठे तो कहीं मस्जिद की तख्ती लगा बैठे, अरे तुमसे तो परिंदे अच्छे, कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। शेर तो बहुत अच्छा पढ़ लिया आपने मुनीष जी, लेकिन वहां पर कानून व्यवस्था को भी थोड़ा इसी तरीके से सुधार लेते, इसी तरीके से बेहतर कर लेते। ठीक है, कोई भी करवा रहा है आपके राज्य में, लेकिन आपके राज्य में कानून व्यवस्था इतनी लचर कि कोई भी आपके राज्य में आकर इस तरीके की घटनाएं करवा देगा। ये लोग माहौल बना रहे हैं, इनसे कोई विकास की बात ना करे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, किसी से आपके चैनल पे पूछना चाहता हूँ, जब जब इनकी सरकार बनती है इसके अंदर, तब तब हमले क्यों होते हैं? कंधार हाईजैक भाजपा की सरकार थी, अक्षरधाम हमला भाजपा की सरकार थी, रघुनाथ मंदिर हमला भाजपा की सरकार थी, कारगिल हमला भाजपा की सरकार थी, सांसद पर हमला भाजपा की सरकार थी, अमरनाथ यात्रियों पर हमला भाजपा की सरकार थी, बोधगया कांड भाजपा की सरकार थी, पठानकोट हमला भाजपा की सरकार थी, उरी हमला भाजपा की सरकार थी, अमरनाथ मंदिर हमला भाजपा की सरकार थी, पुलवामा हमला भाजपा की सरकार थी। जब जब इनकी सरकार बनती है तब तब ये सब कुछ क्यों होता है? ये माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं, इस मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं ये लोग। ठीक है राहुल आनंद जी, सारे हमले गिनवा दिए उन्होंने जिसमें बीजेपी की सरकार थी, जरा जवाब दे दे उन्हें। मुस्कान जी, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं और सम्मानित जनता को मैं प्रणाम करता हूं। आज एकादशी दिन है, उसके लिए सबको मैं बधाई देता हूं। और मुस्कान जी, चर्चा की शुरुआत करने से पहले एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो अब जिम्मेदारी तय करने की बात आ चुकी है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो जिम्मेवारी तय करने की बात है, और जो भी हमारे साथ साथी आज इस चर्चा में मौजूद हैं, आपने देखा होगा उनकी बातें कितनी ऑर्डिनेट हैं। और यही नहीं, आप उनकी बातों पर गौर करें तो जो ये भक्ति के साथ वो अल्पसंख्यकों की बातों को रख रहे हैं और खुद को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। मैं पिछले कई दिनों से जब मैं बातें करता हूं तब मैं ये जरूर कहता हूं कि भस्मासुर हमारे देश में ही पल रहा है और भस्मासुर पालने वाली ये कांग्रेस की सरकार के लोग रहे हैं। और भाई ने जितनी भी बातें कही, जितने भी हमले गिनाए, तो मैं इनको जरा कुछ बातें संक्षेप में बता देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भारत का प्रधानमंत्री बनता है कांग्रेस के राज में, और जब वो संसद में खड़ा होता है और कहता है क्या कि इस देश के संसाधन पे अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है, ये इसकी चाटुकरता और ये चापलूसी प्रतीत करता है। किसकी सरकार में? कांग्रेस की सरकार में। और यही नहीं, जब सरहद पे हमारे जवान खड़े रहते हैं और उस समय उसके गर्दन को काट कर पाकिस्तान के लोग ले जाते हैं, उस समय मुख्य दर्शक बनकर हमारे देश की प्रधानमंत्री और देश की शासन व्यवस्था देखते रहती है। किसके सरकार में? कांग्रेस की सरकार में। ताजमहल पे हमला, माफ कीजिएगा, होटल ताज में हमला होता है और डिसीजन लेने में यहाँ की सरकार को 48 घंटे लग जाते हैं। किसकी सरकार में? कांग्रेस की सरकार में। जबकि डिसीजन एक बार में होता है, तुम मारोगे तो हम घुसकर मारेंगे, तुम चलोगे तो तुम्हारी गर्मी उतार देंगे। ये मैं गर्व होके, गर्मान्वित होके कहता हूँ, क्योंकि मैं जिस बातों की बात कर रहा हूँ और संविधान की अगर चर्चा की बात करते हैं, अब मैं स्वयं भी आपसे बोलना चाहता हूँ कि जब देश हमारा आजाद हुआ था, तो जब हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब आए थे और जब संविधान की जब प्रस्तावना पढ़ी जा रही थी, तो उस समय क्या पढ़ा गया था? प्रस्तावना में ये पढ़ा गया था कि हम भारत के लोग, यहाँ दो इकाइयां हैं, एक भारत और दूसरा भारत के नागरिक। संविधान इन लोगों के बीच किसी भी तरह का भेदभाव नहीं देता है। अब सवाल आ गया है, चर्चा हम करेंगे आगे। अभी आप ओपनिंग की आपने शुरुआत की थी, तो मैं आपको ये बता दूं कि जब हम चर्चा शुरू करेंगे तो अब ये वक्त आ गया है इन चीजों को परिभाषित करने के लिए और जिम्मेदारी तय करने के लिए कि कानून व्यवस्था अगर लचर होते जा रही है तो इसके लिए जिम्मेदार आप हैं। आपकी सरकार है, वहां पे आपके हाथ में शासन व्यवस्था है। भाजपा की सरकार में तो लोगों को कानून का भय बताकर कानून के सहारे लोगों को जेल के अंदर डाला जाता है। इसकी मैं आपको संवेदनशील वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहा हूँ। आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी 2017 का पहले, और आज उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है। भाजपा की सरकार है, गर्व के साथ मैं कहता हूँ ये भाजपा की सरकार है। जब देश के अंदर उरी जैसे हमले होते हैं, ये भाजपा की सरकार है जो घुस कर मारता है, और ये सर्जिकल स्ट्राइक है जो घुस कर मारता है, और ये कांग्रेस के लोग हैं जो बैठकर सबूत मांगते हैं। अरे बात ऐसा कीजिए जो सार्थक हो, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उदाहरण दिया जा सके। शासन व्यवस्था को चलाने वाला व्यक्ति शासक होना चाहिए और उसकी संकल्प शक्ति इतनी दृढ़ होनी चाहिए कि चट्टान की तरह दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। और यही नहीं, अफजल गुरु जी, इशरत जहां बेटी किसके लिए थी?
ये कांग्रेस के लोगों के लिए थी। ये तुष्टीकरण वाले लोग हैं और इनको शर्म आनी चाहिए कि ऐसे लोगों के चलते आज ये भस्मासुर आस्तीन के साथ हमारे देश के अंदर पड़ रहे हैं। उनको हल्का भी डर नहीं, उनको थोड़ा भी डर नहीं, उनको कानून का भय नहीं। जिस प्रकार से वो कृत्य कर रहे हैं, वो क्या दिखाना चाहते हैं हमारे देश के अंदर। मुस्कान जी, चर्चा के खिलाफ मैं इस सारी बातों पे आपसे वृहद रूप से चर्चा करूंगा जी। ठीक है, चलिए एक छोटा सा जवाब मैं ले लेती हूँ त्यागी साहब से, उसके बाद पाठक साहब मैं आपके पास आऊंगी। त्यागी जी, राहुल आनंद जी की बातों का जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए, जवाब ये है कि ये इनसे कोई जो मुद्दों को लेकर ये जो वायदे करके सरकार बनाई थी इन लोगों ने, उस पे बात ना कर लें। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ अपने बड़े भाई से, क्या महंगाई कम हुई है? क्या पाकिस्तान झुका है? या एक के बदले में 10 सर ये लाने का काम किया है? महिला सुरक्षा मिली है? कितनी महिलाएं, लड़कियां का क्या हाल है? गंगा की सफाई हुई क्या? गौ हत्या बंद हुई क्या? बीएफ एक्सपोर्ट बंद हुआ क्या? डॉलर घटा, भारतीय मुद्रा बढ़ी क्या? आज क्या हाल हमारे देश का इन्होंने कर दिया। ये उसको घुमाने का काम ये लोग कर रहे हैं। और ये बात कर रहे कांग्रेस के लोग पालने का काम, ये वो लोग हैं संघ के, इनके ऑफिसों में आज तक भी तिरंगा झंडा नहीं लगाया जाता। ये देश के रखवाले बन गए आज। ये उन लोगों को कह रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क को आजादी दिलाने का काम किया है, जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने कुर्बानी दी है, जिन्होंने फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूमने का काम किया है। ये उन लोगों के लिए ऐसी बात कहेंगे जो अंग्रेजों के तन में चाटने का काम करते थे ये लोग। ठीक है त्यागी साहब, ये बातें तो आपने रख दी, तमाम मुद्दे देश के गिना दिए। बेहतर होगा, मेरी रिक्वेस्ट भी रहेगी आपसे कि पूरी डिबेट में इन्हीं सभी मुद्दों पर घूमते मत रहिएगा, अपनी बात पर भी रहिएगा और जो सवाल आपसे पूछा जाए उसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि अक्सर ये होता है इस पर जो राजस्थान की घटनाएं होती है उस पर कोई जवाब नहीं देता है। पाठक साहब। देखिए मुस्कान जी, आपने सही बात बोली कि आपका जो आज के डिबेट का मुद्दा है, उस मुद्दे पे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल ही नहीं रहे हैं। आपने परसों भी किया था, मैं था, कल भी था। लेकिन जो अगर राजस्थान में घटनाएं हो रही हैं तो वहां की प्रेजेंट सरकार जिम्मेदार है। यूपी में अगर कोई घटना हो रही है तो वहां की सरकार जिम्मेदार है। दिल्ली में जो घटना हो रही है तो वहां की सरकार जिम्मेदार है। पंजाब में हो रही है, पंजाब की सरकार। लेकिन सब अपनी नाकामी छुपाने के लिए कांग्रेस की सरकार मात्र 2 स्टेट में फुल फ्लेज बची है। वहां की नाकामी कानून व्यवस्था की छुपाने के लिए देखिए कांग्रेस प्रवक्ता जी ने कहां लेके चले गए। अगर गड़े मुर्दे ही उखाड़ना है तो भारत विभाजन से उखड़ सकता है। जितने भी क्रांतिकारी थे जो देश के लिए निछावर हुए, सबको तो फांसी चढ़वा दिया और सत्ता की मलाई लेने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी और बाकी के लोग देश को आजाद करवा लिए, बंटवारा करवा के। और उस समय कितनी हत्याएं हुई थी। तो हमें उस पे नहीं जाना है। आज का जो मुद्दा मुस्कान जी आपने रखा है वो एक प्रदेश के कानून व्यवस्था पे है और प्रदेश के और भी राज्यों हैं। अगर कहीं भी होती है, मान लीजिए यूपी में अभी एसएचओ ने उस लड़की के साथ बलात्कार किया, तो जो उंगली है वो योगी जी के नेतृत्व पे उठा, वहां की पुलिस ने उचित कार्रवाई की। उसी तरह अगर राजस्थान में बीएचपी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, ये केरला है क्या? वहां पे आए दिन आरएसएस के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एसडीपीडीआई मार रही है और पिनारी विजयन की सरकार कुछ कर नहीं रही है। राजस्थान राजपूतों की धरती रही है और वहां पे परिपाटी है। 5 साल बीजेपी रहती है तो 5 साल कांग्रेस। ये मत भूले कांग्रेसी जो वहां शासन कर रहा है कि अभी चाहे जितना भी वो उत्पात और आतंक मचा ले, और जल्द चुनाव होने वाला है। और सबसे बड़ी जो समस्या है, आखिर इनको लचर किस बात की है? पुलिस इनके पास है, कानून व्यवस्था, प्रशासन सब इनके पास है, तो आखिर ऐसी घटनाएं को क्यों अंजाम दे रहे हैं? यूपी में तो रामनवमी हुआ, हनुमान जन्मोत्सव हुआ, कहीं पे कोई पथराव की घटना नहीं आई। एमपी में हुआ, एमपी में निपटा गया, वहां भी बीजेपी की सरकार है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार तो नहीं है, लेकिन हाँ कहा जाता है पुलिस बीजेपी के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो अगर ऐसे हम अपने जिम्मेदारी से भागेंगे और कुछ मुद्दों को उठा लेंगे, कहीं के मुद्दे को, जिस दिन डिबेट में महंगाई का मुद्दा होता है उस दिन आप महंगाई पे बात करिए। आज का मुद्दा है कानून व्यवस्था और प्रदेश की सुरक्षा का।
कानून व्यवस्था लचर हो गई है, बद से बदतर हो गई है, तो इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार होगी। अगर वही हाल आज यूपी में हो जाए, उत्तराखंड में हो जाए, मध्य प्रदेश में हो जाए, तो बीजेपी जिम्मेदार होगी। तो आखिर कांग्रेसी प्रवक्ता महोदय अपने जिम्मेदारी से भाग क्यों नहीं रहे? वो इस बात पे बात क्यों नहीं कर रहे? अगर डाटा की बात करेंगे मुस्कान जी, कल मैंने भी डिबेट में बोला था, आज भी बोल रहा हूं कि जो अगर ऑर्गेनाइज क्राइम, पूरी क्राइम की बात कर रहे राजस्थान की, तो 2020 के मुकाबले 21 में 11% की बढ़ोतरी हुई थी। ये जनवरी 2022 में वहां के डीजीपी ने मीडिया के समक्ष डेटा प्रस्तुत किया था, उसका आंकलन मैं दे रहा हूं। आखिर क्यों? रेप के मामले में सबसे बड़ा यूपी है, सबसे बड़ा राजस्थान है, दूसरा नंबर यूपी का आता है। यहाँ पे 25 तो है, तो राजस्थान में 6,600 के आसपास 337 रेप की घटनाएं हुई हैं। तो ये इसका क्या दर्शाता है कि आपकी कानून व्यवस्था लचर है। आप उस पे काम करिए, उस पे फोकस करिए, रादर देन अपने विपक्षी पार्टी को दोषी ठहराने में लगिए कि नहीं वो करवा रही, अरे वो क्यों करवाएगी भाई दंगा। तो आपकी पुलिस क्या इतनी निकम्मी है और आप में इतना निकम्मापन आ गया है कि विपक्षी पार्टी दंगा करवा रही है और आप उससे निपट नहीं सकते? शर्म आनी चाहिए फिर ऐसी सरकार को। बने रहने का क्या मतलब है? इस्तीफा देके चुनाव करवाइए। ठीक है, त्यागी साहब जवाब दे दीजिए जल्दी से। कानून व्यवस्था का क्या कर रहे हैं आप राजस्थान में? कानून व्यवस्था राजस्थान में सुधारने की कोशिश पूरी हो रही है। कानून व्यवस्था राजस्थान में इस तरीके से सुधर रही है, पहले भरतपुर में घटना होती है, फिर राजगढ़ में घटना होती है, फिर अजमेर में घटना होती है, फिर से भरतपुर में, फिर से जोधपुर में, करौली में, इस तरीके की घटनाओं से राजस्थान सुधर रहा है क्या? जल्दी सब कुछ सच सामने आ जाएगा, उसी पे जांच चल रही है। मैम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ भी थोड़े बहुत मुद्दे उठा लिया करें। वहाँ इन सरकार वालों से डरते क्यों हैं आप लोग? इनके बारे में क्यों नहीं बोल पाते? आप शायद पहली बार यहाँ पर आए हैं, इसलिए आप शायद पहली बार आए हैं त्यागी साहब, शायद पहली बार आप मेरे साथ डिबेट में बैठे इसलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। का काम किया है, आज आप घबराते क्यों हैं इनसे? आप सच्चाई को उजागर करिए, आप चौथा स्तंभ कहलाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इन्होंने 40 अरब पतियों के लिए गिरवी रख दिया तमाम मुल्क को, 12 करोड़ लोगों की नौकरी। वो मुद्दे से भटक रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? 164 में पायदान पे आ गया है, ये भी तो सुन लो। 70 रुपए से 110 रुपए पेट्रोल बिक रहा है। आखिर क्या करेगी ये जनता? भूखे मरने के कगार पे है ये जनता। ये भड़काने का काम मत करो, इस मुल्क को चलने दो, इस मुल्क को बनाने का काम कांग्रेस ने किया है। मेरी नसीहत है आपको और मेरी हिदायत है आपको कि एक बार जाकर YouTube पर चेक करिएगा, सारी डिबेट चेक करिएगा किस मुद्दे पर बात होती है और किस पर नहीं होती। जब आपके मुद्दे पर बात होती है तब आप इस तरीके से बौखलाते हैं। आपके पास जवाब नहीं है, इसलिए आप ये तमाम चीजें बोल रहे हैं, क्योंकि पता है आपको बोलेंगे नहीं आप कानून व्यवस्था पर राजस्थान की। अब आपको महंगाई चाहिए, आपको भ्रष्टाचार चाहिए, आपको बेरोजगारी, तमाम बातें अब आ जाएंगी। लेकिन अगर आपसे पेट्रोल डीजल पर बात कर ली जाए, महंगाई पर बात कर ली जाए, तब आपसे उस पर भी नहीं बोला जाता। ये जनता सब देख रही है, इनको बता देगी आने वाले चुनाव में, लोकसभा का चुनाव जो 2024 के चक्कर में सारे किस तरीके से क्या चीजें हो रही है। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, इस तरीके से इस लहजे में बात मत करिएगा, वरना आज के बाद डिबेट में मत बैठिएगा। लहजे में रहकर बात करें और मर्यादा में रहकर। राहुल आनंद जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, आज जो ये चर्चा है, मैं ये भाई कांग्रेस के प्रवक्ता को ये बात बता दूं कि हमारे देश के अंदर जितनी भी ज्वलंत मुद्दा है उस सब पे ये चर्चा का विषय रहता है और हम हर वक्त चर्चा में बैठते हैं, चाहे वो पक्ष की बात हो या विपक्ष की बात हो। और लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उसका हम सम्मान करते हैं। बातें करने का तरीका होना चाहिए, बातों को रखने का तरीका होना चाहिए, किसी भी लोगों को आना चाहिए ये चीज। सब मैं आग्रह करूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता से कि अपनी बातों को ध्यान से रखें और ठीक से रखें। और आपके अगर राज्य में कोई घटना घट रही है तो आपको कैटेगरी में रखना जायज है और आपको इसका जवाब देना चाहिए, आपको इससे अलग नहीं हटना चाहिए। अगर आप सच में बहुत सार्थक हैं, बहुत विद्वान हैं, बहुत अच्छे से सरकार चला रहे हैं, तो जब अप्रैल में घटना घटी थी तो इफ्तिहार पार्टी में उस आरोपित को क्यों बुलाया गया था सीएम आवास पे, और उसके साथ आपके सारे लोगों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तस्वीरें क्यों खिंचवाई थी? यही बताने के लिए ना कि हमारा हाथ आपके ऊपर है। मैं आपको और बता दूं, आपने कहा कि भाजपा ने देश निर्माण नहीं किया है,
लेकिन आपको पता है कि जब आजादी की लड़ाई में हर वो देश, हमारे देश के अंदर जितने भी लोग थे, सब ने अपना खून पसीना बहाया था और समूह को लेकर चला था, तभी जाकर आज आपको आजादी मिली। और जो मात्र शक्ति जो संगठन है हमारा संघ, उससे प्रेरणा लेने की आपको आवश्यकता है। मैं आपको और आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहूंगा कुछ मुद्दों पे, जिससे आपने मुझे कहा। अगर संवेदनशील के लिहाज से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा संवेदनशील स्थान है। वहाँ घटना क्यों नहीं घटती है? क्योंकि वहाँ का शासक बहुत कठोर कदम उठाता है। दिल्ली के अंदर घटना घट जाती है, लेकिन जब प्रशासन की बुलडोजर चलती है, मैं दिल्ली पुलिस की बात कर रहा हूँ, तो फिर आपके जैसे लोग वहाँ खड़े होकर उनका बचाव करते हैं। आप फ्रेंड्स कॉलोनी में जब बुलडोजर चला तो क्यों नहीं बचाव किया? इसलिए मैं कहता हूँ मेरे भाई कि अब समय आ गया है अल्पसंख्यकों की परिभाषा को बदलने का। और अगर आपको सच में लोकतंत्र की निष्ठा पे भरोसा है तो मैं आपको याद दिला दूं कि ये वही कांग्रेस के स्वतंत्र भारत के वही कांग्रेस के प्रथम प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब संविधान की चर्चा की जब बहस चल रही थी तो उस समय में अल्पसंख्यकों की परिभाषा देने से वो पीछे हट गए थे, क्योंकि उनको भी ये लगा था कि हमारे देश के अंदर अल्पसंख्यक किस तरह से निर्धारित किया जाए। क्या बहुसंख्यक के अलावा अन्य सभी प्रभावित संख्या न होने से उपेक्षित तबका को अल्पसंख्यक कहा जाए? इसकी क्या परिभाषा होनी चाहिए? आज तक संविधान के किसी आर्टिकल में इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है। अगर आप अनुच्छेद उठा के देखेंगे तो अनुच्छेद 16 से लेकर 14 से लेकर 16 तक का जो अनुच्छेद है उसमें भी अल्पसंख्यकों की परिभाषा नहीं दी गई है। संविधान कैसे चलेगा इसके ऊपर चर्चा होनी है। संविधान के दायरे में रहकर आप क्या कठोर कदम उठाते हैं? आप क्यों नहीं बुलडोजर ले जाके उनका घर तोड़ते हैं? जब 300 साल पुराना मंदिर आप तोड़ सकते हैं तो जो गंगा के जो आरोपी है उनका बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? ये इसलिए नहीं चलता है क्योंकि ये चुनाव का समय है और आपको जो विशेष कृपा चाहिए वो आ रहा है। आपने महिला सुरक्षा की बात की, मैं आपको अभी भी आपके ध्यान को केंद्रित कर दूं कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा महिला असुरक्षित है। और पूरी देश की बात करें तो जब से मोदी सरकार आई है तब से लगातार महिला सुरक्षा के ऊपर काम चलता रहा है। गंगा की सफाई की आप बात करते हैं, जो हर जगह आज देश के अंदर गली गली में जो गड्ढे मिल रहे हैं वो किसकी देन है? वो गंगा सफाई को लेकर जो पाइपलाइनिंग बिछाई जा रही है उसकी देन है। महंगाई भी मुद्दा है हमारा। आप बैठिए, अगली चर्चा में इसका हम चर्चा करेंगे। आपने पाकिस्तान की बात की, आज हमने पाकिस्तान का कमर तोड़ा कि नहीं तोड़ा? आज पाकिस्तान अपनी कूटनीति की वजह से पिछड़ा है कि नहीं है? इसलिए मैं कहता हूँ कि जहाँ समस्या है उसकी जड़ में जाइए। आपको दर्द है, पेट में दवा खाइएगा, सर दर्द का, तो कैसे आप सुरक्षित रहिएगा? कैसे आप ठीक होइएगा? और जो कमी आपकी गहलोत सरकार की है, पहले बात तो आपके और आपकी सरकार के लोगों के बीच में खुद में ही मतभेद है कि सरकार चल कैसे रहा है। सचिन पायलट अलग मांग करते हैं सीएम की, गहलोत अपनी अलग चलाते हैं। तो आप आपसी झगड़े में अपनी राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज ये डील देखने को मिल रहा है। आज आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से क्यों नहीं कोई ट्वीट हुआ? क्यों नहीं सरकार ने निर्देश दिया कि जिसने भी उस हिंदू की हत्या करने की कोशिश की है मैं उसको पकड़ूंगा? इसलिए क्योंकि आपका वोट बैंक चला जाएगा। और आप ही के लोग ने आदर देकर बात करना सिखाया है उन अल्पसंख्यकों को, जो आप कहते हैं आज उनको आपने कटघरे में खड़ा कर दिया। मुस्कान जी, ये अल्पसंख्यक शब्द आज इस सब पे भारी पड़ रहा है। या तो इस बिरादरी के लोग अपनी जवाबदेही को तय नहीं कर पा रहे हैं या अपना रोल मॉडल नहीं चुन पा रहे हैं। जिस हिजाब की बात करते हैं, जिस हिजाब का मसला उठता है, उस हिजाब को लेकर इनके धर्म गुरु सक्रिय तो हो जाते हैं, लेकिन वही आमिर खान की बेटी अपने पिता के साथ खड़ा होकर किस अवस्था में फोटो डालती है, ये किसी धर्म गुरु को नहीं दिखता है। आते उसी समाज से हैं, लेकिन शोषण करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास के लोगों को, जो कम पढ़े लिखे होते हैं। ये मानसिकता आती कहाँ से है और ये हिम्मत आती कहाँ से है इनके अंदर कि इस प्रकार की बातें ये कर पाते हैं? इसलिए कानून सबके लिए बराबर है और सबको कानून का पालन करना होगा, या तो प्यार से या तो डंडे से। और आज आवश्यकता आ पड़ी है कि सबकी अब जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ठीक है मनीष त्यागी जी, एक बात का जवाब दीजिएगा जरा। मैं आऊंगी पाठक साहब आपके पास, जरा उनको मैं पूछ लूं उनसे। राजस्थान में इतनी घटनाएं हो गई है, आप मुझे बता दें कि राहुल गांधी कहाँ है, प्रियंका गांधी कहाँ है, सोनिया गांधी कहाँ है? मंथन में बिजी होंगे वो, तो कुछ ज्यादा ही मंथन हो रहा है कांग्रेस में। वहाँ के मुख्यमंत्री अपना काम कर रहे हैं, राहुल गांधी अपना काम कर रहे हैं, सोनिया जी अपना काम कर रही हैं, अगर किसी बीजेपी शासित राज्य में ऐसी घटना हो जाती है तो तुरंत कांग्रेस कहती है कि प्रधानमंत्री का ट्वीट नहीं आया, गृह मंत्री का ट्वीट नहीं आया। कहाँ है आपका हाईकमान? एक बार इस मसले पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उत्तर प्रदेश जाकर वो जाते हैं, उत्तर प्रदेश में इतने दौरे करते हैं, उत्तर प्रदेश में कोई घटना हो जाए वो तुरंत भागते हैं। अपना राज्य नहीं दिखता क्या उन्हें?
राज्य सारे दिख रहे हैं मैम, ये घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 2-4 दिन के अंदर सारा मामला साफ हो जाएगा। फिर से घुमाने की कोशिश। सामने आ जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे त्यागी साहब, डिबेट को घुमाने की कोशिश मत करिए। कौन किसे घुमा रहा है हमें सब दिख रहा है, डिबेट को मत घुमाइए। जवाब दीजिए, कहा क्यों उन्होंने इस बात पर, इस मसले पर क्यों बात नहीं की? उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड होता है, उत्तर प्रदेश में उन्नाव कांड होता है, वो तुरंत जाते हैं, पीड़िता से मिलते हैं। प्रियंका गांधी खुद वहां जाती है, पीड़िता से मिलती है, उसकी माँ से मिलती है, तमाम चीजें होती हैं। राजस्थान में क्यों नहीं? हमारे नेता काम करते हैं, प्रदर्शन कम करते हैं। ये बीजेपी के लोग करते हैं, ये काम थोड़ा सा भी नहीं करेंगे और प्रदर्शन करने का काम करेंगे सारे टीवी चैनलों को दिखाकर। ये काम चल रहा है, 2-4 दिन में सारा दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने होगा। अब त्यागी साहब, इतनी मीडिया से, इतने न्यूज चैनल से दिक्कत है तो आते ही क्यों है आप डिबेट में? फिर आपको डिबेट करनी नहीं चाहिए इतनी, अगर आपको दिक्कत है तो। दिक्कत हमें नहीं है मैम, दिक्कत आपकी तकलीफ को हम भागीदार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग किस दबाव में हैं। आप लोग सच्चाई को उजागर क्यों नहीं कर पाते? किस दबाव में रहते हैं आप लोग? हम आपके जैसे नहीं है ना, हम कांग्रेस जैसे नहीं है। हमें बहुत मंथन की जरूरत है। कांग्रेस को एकदम सर्वोपरि है, कांग्रेस को मंथन की जरूरत है नहीं, लेकिन हमें मंथन की जरूरत है। आपकी बात पर जरूर मंथन किया जाएगा। आप बोल रहे हो, जो हर व्यक्ति बोल रहा है, हिंदू मुसलमान को सबको रहने का यहाँ पर हक है। यहाँ पर जो जुर्म करेगा वो हमने तो ये बात कही नहीं कि हिंदू मुसलमान को किसी को रहने का हक है। बात हिंदू मुसलमान की है ही नहीं, बात आप शुरू कर रहे हैं। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है त्यागी जी, बात आप शुरू कर रहे हैं। बात कानून व्यवस्था की चल रही है यहाँ पर, मुद्दे से भटकाइए मत। हिंदू और मुसलमान बोलते हैं, अल्पसंख्यक बोलते हैं, ये कहाँ से आ गए? हम इनसे विकास की बात करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं, हम इनसे नौकरी की बात करते हैं, ये घुमाने का काम करते हैं उसे। अरे ठीक है, आपको विकास की बात करनी है ना, आप मुझे 15 मिनट दीजिए, मैं आपसे विकास की बात करूंगी। आप अपने पहले 15 मिनट में आप राजस्थान पर बात कर लीजिए, मैं विकास की बात करूंगी आपसे। राजस्थान में दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने होगा बहुत जल्द। बस बात खत्म, इतना सही कमेंट आपका? नहीं बिल्कुल सही है। इतना सही कमेंट करेंगे आप? इतनी सी बात रखेंगे राजस्थान पर कि जल्द से जल्द दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, बस इतनी सी बात? क्या बात की जा सकती है बताइए? जब तक जांच नहीं होगी, जब तक क्या किया जा सकता है? आप मुझे ये बताइए कि क्यों लगातार आए दिन, दिनों दिन इतनी घटनाएं होती जा रही है? 6, 7, 8 घटनाएं क्यों हो रही है राजस्थान में? घटनाएं और प्रांतों की भी तो गिनवा लो। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ की भी तो घटनाएं गिन लिया करो कम से कम। जहाँ दूसरों की सरकार है वो तो सारी घटनाएं याद रहती हैं आपको भी और बीजेपी वालों को भी। जहाँ इनकी सरकार है वहाँ की घटना कोई याद नहीं रखते। मैं कह रही हूँ ना त्यागी साहब, हम आपके जैसे नहीं हैं। आपको घटनाएं याद रहती है, हमें नहीं रहती हैं। पाठक साहब, बार बार मीडिया पर सवाल, आपने तो सुनी सारी बातें उनकी। मैं वही कह रहा हूँ कि जो मुद्दा, अगर आप मुद्दे पे कांग्रेसियों से बात करो तो वो जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उस पे सवालिया निशान लगा दिया जाता है। आप ही के डिबेट में मुझे बीजेपी का प्रवक्ता घोषित कर देते हैं। ये प्रवक्ता महोदय जो भी आते हैं, मुद्दा है राजस्थान का कानून व्यवस्था। अगर यूपी में घटना घटित होती तो मुद्दा होता यूपी की कानून व्यवस्था। अगर आज राजस्थान की कानून व्यवस्था का मुद्दा है तो हम उसी पे बात करेंगे। हम ये जो अपने पंख फैला रहे हैं, कभी उड़ के उस डाल पे जा रहे हैं, उस डाल पे जा रहे हैं, अरे जो मुद्दे की बात तो कर ही नहीं रहे हैं। और उनको अगर आप सच्चाई दिखाओ, सच्चाई का आईना दिखाओ तो वो भड़क रहे हैं। चौथे स्तंभ मीडिया एएनबी चैनल से आरोप लगा रहा है कि आप मुद्दा नहीं उठा रहे हो। देखिए आज इस देश में बहुत जरूरत है कि जो चीज हो रहे हैं उस पे बात की जाए। अगर महंगाई हो रही है तो वो बहुत बड़ी समस्या है। आपके लिए भी महंगाई है मुस्कान जी, मेरे लिए भी है, और बीजेपी के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं राहुल आनंद जी, उनके लिए भी महंगाई है। ये नहीं है कि वो बीजेपी सरकार में है तो महंगाई उनको नहीं झेलना पड़ रहा है। अगर कानून व्यवस्था लचर है राजस्थान की, देखिए करौली की जो घटना हुई कितने दिन हो गए, आखिर उसमें सकारात्मक पहल क्या हुई सरकार की? उस समय अशोक गहलोत जी का स्टेटमेंट सुनिए, वो सीधा आरोप लगा दे रहे बीजेपी वाले कर रहे। अरे आपको अगर इतने प्रूफ है बीजेपी का तो आप उनके लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डालिए, मुकदमा चलाइए, और वो अगर बेकसूर होंगे तो कोर्ट उनको बरी करेगा।
और नई अपराधी होंगे तो कोर्ट अपराधी को सजा देगा, बजाय उसके केवल राजनीति करना। अभी देखिए, मैंने बताया ना कि यूपी में जो एसएचओ का वो रेप प्रकरण हुआ, अभी प्रियंका गांधी जी ने तुरंत उस पर ट्वीट किया था कि कानून व्यवस्था ये का क्या हाल है, महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, महिलाएं को हाशिए पे धकेल दिया गया है। लेकिन वही घटना राजस्थान में होती है तो उनका ट्विटर हैंडल शांत हो जाता है, उनके पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के मुंह में फेविकॉल जम जाता है, चाहे कोई दूसरी भी विपक्षी पार्टी हो। आज अगर राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस, लेकिन अगर यूपी में कुछ होता है तो बाकी की विपक्षी पार्टियां भी आ जाती है, वो भी कुछ नहीं बोलती हैं कि मुद्दा राजस्थान में अगर कानून व्यवस्था का है। और ये 2 महीनों से देखिए लगातार चलता रहा है, ऑलमोस्ट 2 महीने होने वाले होंगे। रामनवमी कब हुआ और आज हम कहाँ खड़े हैं, या दूसरे महीने की शुरुआत हो गई होगी रामनवमी के बाद से। और एक के बाद एक घटनाएं, कोई अगर कहीं पे पहले से वहां पे झंडा है, वहां पे जाके मुस्लिम लोग दूसरे झंडे लगा रहे हैं। और दूसरी बात अल्पसंख्यक की बात, देखिए मुस्कान जी, हमारे यहाँ अल्पसंख्यक का जैसा राहुल जी ने बोला था, सचमुच हमारे संविधान में उसको ठीक से वो नहीं किया गया परिभाषित। अल्पसंख्यक अगर बोलोगे आप तो केवल मुसलमान का नाम लेके आता है, जबकि भारत वर्ष में आज का जो डेटा है, अश्विनी उपाध्याय जी एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, वो कितने पीआईएल दायर कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल 9 भारत के राज्य ऐसे हैं मुस्कान जी जहां पे हिंदू जो मेजोरिटी कहा जाता है वो माइनॉरिटी में आ गया है, या तो मुस्लिमों के द्वारा या फिर क्रिश्चियनों के द्वारा। और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी पाठक साहब इस बात पर विचार करने लगा है कि अल्पसंख्यक जो है, अगर किसी राज्य में किसी भी समुदाय की, चाहे कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, अगर उसकी संख्या कम है तो उसे अल्पसंख्यक घोषित कर दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट भी विचार कर रहा है। जी हाँ, अब देखिए, अभी भारत सरकार, बीजेपी की भी सरकार 2014 से माननीय मोदी जी आई, अल्पसंख्यक मंत्रालय को इतना फंड दिया और उसका पूरा का पूरा फायदा के मलाई कौन चाट रहे हैं, केवल एक समुदाय के लोग, और उन्हीं के मतलब फोकस करके कार्य हो रहा है। बीजेपी का जो मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, लेकिन अल्पसंख्यक में जैन है, सिख है, पारसी है, इन लोगों को देखिए आज तक एक मुद्दा उठा है कि हमें कोई सुन नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है। और मुसलमानों को क्यों समस्या होती है, और अगर कुछ होता है तो कांग्रेस को पेट में दर्द होता है, टीएमसी के पेट में दर्द होता है, आम आदमी पार्टी उसके लिए मुखर हो जाती है। तो इस मुद्दे को देश को समझना पड़ेगा। आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शक देख रहे होंगे, और आज का जो परिप्रेक्ष्य है उसमें अगर मुद्दा है राजस्थान की कानून व्यवस्था का, तो कांग्रेस पूर्ण रूपेण जिम्मेदार है। वही मुद्दा अगर बीजेपी शासित प्रदेश में होता तो देखिए फिर क्या बाढ़ थी। बिल्कुल राहुल आनंद जी। देखिए मुस्कान जी, जो अभी पाठक जी ने जो बात कही, खास करके जिसपे उन्होंने अल्पसंख्यकों की परिभाषा की बात की, मैं अगली बार जब हम भी चर्चा में कभी बैठें तो निश्चय ही हमें चर्चा का एक नया चर्चा का विषय यही होना चाहिए कि इसकी परिभाषा कैसे होनी चाहिए, क्योंकि आप लोकतंत्र की चौथी स्तंभ हैं और आपके माध्यम से अच्छी और बुरी बातें समाज को सुधारने के लिए की जाती हैं। अब एक जो सबसे अहम बात ये है, ये उठता है कि अब इसमें क्या जिम्मेदारी किसी के लिए तय करनी चाहिए। कहीं भी किसी भी राज्य में अगर हिंसा होती है तो वो दुखद घटना है, क्योंकि उसमें उस हिंसा में लोगों को नुकसान ही होता है, कोई मरते हैं तो कोई किसी के ऊपर केस हो जाते हैं। अब वक्त आ गया है कि अब जिम्मेदारी तय करने के लिए, क्योंकि आज के समय में जो अल्पसंख्यक है उसको कटघरे में खड़ा किया गया है। और देखिए, और ये मैं नहीं कहता, ये मैगजीन्स भी अब कहने लगी है। मैं एक मैगजीन्स का ही केवल आपको एक उदाहरण पढ़ रहा हूँ जिसमें ये लिखा हुआ है कि आज मुस्लिम समुदाय के बारे में भिन्न भिन्न बातें कही जाती है। इसमें सबसे बड़ी बात यह कही जाती है कि यह समुदाय अपनी सोच के एतबार से पिछड़ा हुआ समुदाय है। ये सब लोग इससे ये बात बोलते हैं। इस समुदाय के बारे में एक बात यह भी कही जाती है कि मुसलमान अपने हर तरह के अधिकारों की परवाह और मांग करते रहते हैं, जबकि वह अपने कर्तव्यों को न तो याद रखते हैं और न ही निभाते हैं।
अगर इतने बड़ा इल्जाम अगर लगे तो मैं समझता हूं कि इसको सच में बैठकर वर्कआउट करके इसको परिभाषित करने की आवश्यकता है और इन लोगों को अब अपने समाज के अंदर जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है। या किसी भी बातों पे देखिए, कहीं भी कोई अगर स्वस्थ चर्चाएं होती है तो उसमें जो अगर बुराइयां हैं वो निकलकर बाहर आती है। और न्यायालय की अगर हम बात कर लें तो सर्वोच्च न्यायालय भी इसके पक्ष में नहीं है। 2002 में टीएमए पई के एक केस में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा था कि भाषाई धार्मिक अल्पसंख्यक की पहचान राज्य स्तर पर की जाए, ना कि राष्ट्रीय स्तर पे, ना कि राष्ट्रीय। लेकिन उच्चतम न्यायालय के फैसले को आज भी लागू नहीं किया गया। तो ये सरकारों की कमी रही है कि इतनी बड़ी बातें जब सर्वोच्च न्यायालय का मान सम्मान करते हैं उसमें सारी सरकार कटघरे में आती है। मैं अपनी सरकार की भी बात करता हूँ कि जब इतनी बड़ी बातें आ चुकी है तो क्यों नहीं इसके ऊपर चर्चा करके इसको लागू किया जाए। और 2006 के बाद लगभग अल्पसंख्यक विभाग सरकार ने तय किया था और अब जिस तरह से उसका दोहन हो रहा है इसको निश्चय ही रोक लगाने की आवश्यकता है। अगर आप अनुच्छेद की भी बात कर लेंगे राजनीतिक लाभ लेने के लिए, अनुच्छेद 29 से 30 में भाषाई धार्मिक अल्पसंख्यक को विशेष प्रावधान है लेकिन अल्पसंख्यक परिभाषित नहीं है। तो आप सब चीज करेंगे, आप हमारे देश में रहेंगे, आप अपने देश भक्ति की बात करेंगे, आप बहुत सारे मुद्दों पे यूसीसी की तरह अपने आप को व्यवहारित भी करेंगे। अगर कोई किसी की हत्या कर देता है तो उसके ऊपर जो कानून लागू होता है वो कौन सा कानून लागू होता है? वो भारत का संविधान के अंदर वर्णित कानून उसके ऊपर लागू होता है। लेकिन आप जब 5 पत्नी रखने की जगह 1 पत्नी रखने के लिए कहा जाएगा तो समय आप भड़क जाएंगे कि आपको हमें दबाया जा रहा है, हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, मोदी सरकार हमें दबाने की कोशिश कर रही है। अब सच में पूछो तो ऐसा माहौल आ गया है कि आप अपने लिए आपने जो आशीर्वाद दे रखा था भस्मासुर के, उनके हवन से प्रसन्न होकर आज वही आपको जलाने के लिए दौड़ रहे हैं। और इसीलिए हम मुखर होकर ये मांग करते हैं कि इसको अभी से रोकथाम करने की आवश्यकता है और ये जरूरी है। इसमें सारे दल के लोग बैठे साथ में और उससे चर्चा कर निकले। जब बयानबाजी शुरू हो जाती है और जब कोई ये कहता है मंच से खड़े होकर कि जब मोदी पहाड़ों पे चला जाएगा और योगी मठ के अंदर चला जाएगा तब तुम्हारा क्या होगा? अगर जब इस तरह की कोई भाषा का अगर प्रयोग करे लोकतंत्र की बात करके तो आपको लगता है कि ये सुरक्षित बात है हमारे देश के लिए? बिल्कुल भी नहीं। आप उदाहरण उठाकर देख लीजिए। उदाहरण के तहत मैं बताता हूं कि अगर 10 हिंदू परिवार और 1 मुस्लिम परिवार को रख दीजिए तो वो आपके साथ एडजस्ट कर जाएगा। लेकिन अगर 10 मुस्लिम परिवार है वहां 4 भी अगर हिंदू परिवार रहेगा तो वहां एडजस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनकी मानसिकता है कि इनको यहाँ से भगाओ। और यही वो दिन है जो हम जब जागृति की बात करते हैं और जब भारत की बात करते हैं, भारतीयता की बात करते हैं, तो हमें ये भी याद रखना होगा कि हमारा देश भारत धर्म निरपेक्ष देश है और इसमें सभी धर्म के लोगों को बसाया गया है। और जब हम वहां बात करते हैं तो हम रोल मॉडल के नजीर क्यों नहीं पेश करते हैं? हम उसकी बात क्यों नहीं करते हैं जो भारत के अंदर अग्नि जैसे मिसाल को दिए? उनको हम रोल मॉडल क्यों नहीं मानते हैं? मुस्लिम समाज उनको क्यों नहीं रोल मॉडल मानता है? सानिया मिर्जा की बात कीजिए, जब वो देश के अंदर खेलती है या कहीं भी खेलती है, ये गर्व होता या नहीं होता है कि वो एक भारतीय है? भले वो पाकिस्तान में भी आई गई लेकिन वो भारतीय हैं। ये कहने में कितना गर्वान्वित महसूस करता हम अपने आप को। ऐसे बहुत सारे नजीर हैं जो हमारे देश ने देखा है। और यही नहीं, अब मैं एक बात आपको और बता दूं कि मुसलमानों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करने वाला व्यक्ति भी मुसलमान था। आप उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? हमें उनके लिए भी चर्चा करनी चाहिए। जो नजीर है वो हमारे देश के हैं और हमारे ही देश में भगत सिंह भी हुए, महात्मा गांधी भी हुए और अन्य लोग भी हैं। लेकिन जो राजनीतिक फायदा को लेकर जो आज बट रहा है हमारा देश, खास करके जब हम संविधान की दुआई देते हैं। मैं आपको और बता दूं, दिल्ली के अंदर का जो मसला है, जो बार बार अरविंद केजरीवाल भी, हालांकि मैं चर्चा का विषय नहीं है लेकिन मैं इसीलिए चर्चा कर रहा हूं कि बाबा साहब ने संविधान बनाया, ये सभी लोग मानते हैं, हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित भी करते हैं। लेकिन उसी संविधान में यह भी व्यवस्था है कि भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर कभी भी कोई कानून बनेगा तो वो कानून बनाएगी भारत सरकार। संसद के अंदर वो कानून बनेगी। तो जब इतनी बड़ी बात है तो बाबा साहब पे केवल माला पहनाना है इन लोगों को, उस बात को मानना नहीं है, उस बात को पालन नहीं करना है। और यही आज नजीर बनता जा रहा है, यही आज हमारे देश के लिए दुर्भाग्य होता जा रहा है। और मैं खुद भी इस बात को कह रहा हूं कि समीक्षा का समय आ गया है। और कहीं भी कोई, आप महाराष्ट्र की बात उठा लीजिए,
जिन लोगों ने लाउड स्पीकर लगाया, मैं हिंदू की भी बात कर रहा हूँ, मुसलमान की भी बात कर रहा हूँ, सबने उत्तर प्रदेश में उतार दिए, सबने अपने अपने अतिक्रमण को तोड़ दिए। ये कानून है, ये कानून है। लेकिन महाराष्ट्र में क्या किया गया, इनको बढ़ाने की बात की गई। इनके लिए ये क्या, जो राजा एकेडमी है, जिसने आज तक देश के अंदर कई दंगे करा दिए हैं, और आप देखिए उस पर इनको कार्रवाई करनी चाहिए तो वो इन पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो ये साफ नजर आता है कि जो लोग इनको बढ़ावा दे रहे हैं, यही लोग कल आपको या हमको सबको परेशान करेंगे। मुझे ये दुखद हो रहा है इस बातों को कहते हुए कि हम सब परेशान होंगे। रोकने की शुरुआत अभी से करनी होगी, सबको करनी होगी। ठीक है आनंद साहब। त्यागी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कोई जवाब आपके पास? बड़ी अच्छी बात कही, इस पे विचार करना चाहिए। हम लोगों को हिंदू मुसलमान की बात ना करके जो भी मुलजिम है वो सलाखों के पीछे जाना चाहिए। मुल्क हमारा तरक्की करना चाहिए, इस पे विचार होना चाहिए। लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, इलाज कैसे होगा, इस पे विचार करना चाहिए सब लोग। बहुत अच्छी बात। फिर से रोजगार, फिर से चलिए, आपने ये माना कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब राजस्थान पर भी कुछ बोल दीजिए ना। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, अभी तक आपने कोई जवाब नहीं दिया राजस्थान पर। नहीं, राजस्थान पे तो मैं कह रहा हूँ कि वहाँ जांच चल रही है, दूध का दूध पानी का पानी, बहुत जल्दी हो जाएगा। सब कुछ आपके सामने होगा, कुछ छुपाया नहीं जाएगा। वहाँ इस तरह से नहीं होगा कि जिस तरह से यहाँ मंत्री का बेटा किसानों को ठीक है, ये बता दीजिए ये घटना राजस्थान में कब तक रुकेगी? नहीं होगा। वहाँ दूध का दूध पानी का पानी होगा, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, चाहे सत्ता का क्यों ना हो, वो जेल में जाएगा। ये बता दीजिए ये घटनाएं कब तक रुकेगी राजस्थान में? घटनाएं 2024 का चुनाव है, इसके ज्यादा बढ़ा रखी है। कुछ है तो इनके पास मुद्दा नहीं है, नौकरी नहीं दे पाए, शिक्षा मित्रों की नौकरी उन्हें आज बेरोजगार हो गए। मेरे राजस्थान में किसकी सरकार है? राजस्थान में नौकरी आपको देना है कि बीजेपी को देना है? मुसलमान की राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है ना, तो वहाँ के युवाओं को नौकरी देना तो राजस्थान में कांग्रेस का काम है। 2024 पर चले गए त्यागी साहब, 2024 पर चले गए, आपको भूल गए राजस्थान में भी चुनाव है अभी। के नाम पे जिस तरह हिंदुओं की लाशों को कुत्तों ने और गिद्धों ने खाने का काम किया है, उस तरह से आप बात करते हो। कितने लोगों को रोजगार देने का काम किया है, नरेगा के क्यों गिनवा रहे हो? जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो क्या फावड़ा चला लेगा खेत में जाके? उसे मत गिनवाने का काम करिए आप। कोरोना काल का देखिए कितने हिंदुओं की लाशों को कुत्तों ने और गिद्धों ने खाने का काम किया। चलिए ठीक है त्यागी साहब, छोड़ दीजिए। नहीं किया बीजेपी ने, कुछ भी नहीं किया, देश में कुछ भी नहीं किया बीजेपी ने। अब ये बता दीजिए कि कांग्रेस ने क्या कर दिया राजस्थान में, महाराष्ट्र में कांग्रेस ने क्या कर दिया, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने क्या कर दिया? कांग्रेस का बनाया हुआ है, जहाँ भी नजर डालेंगे सब कुछ कांग्रेस का है। जो दवाइयाँ कोरोना काल में इस्तेमाल हुई वो फैक्ट्रियाँ भी कांग्रेस की लगाई हुई थी, इन्होंने नहीं लगाया कुछ भी। ये सिर्फ ढोल पीटने का और पत्थर बदलने का काम कर रहे हैं, नाम बदलने का काम कर रहे हैं। मैंने पूछा त्यागी साहब, जो ये कह रहा था थैला उठा के चल दूंगा जी, इंदिरा गांधी ने कहा था मेरे खून का एक एक कतरा देश के काम आएगा। वे थे प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं मेरा क्या है जी, मैं तो थैला उठा के चल दूंगा जी यहाँ से। अब जवाब दे देंगे एक सवाल का त्यागी साहब? मैं आ रही हूँ पाठक साहब, आ रही हूँ। राजस्थान में कितने रोजगार दिया आपने? रोजगार यहाँ से ज्यादा है, जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ से बहुत ज्यादा रोजगार है। पूरे देश से ज्यादा राजस्थान में दिए होंगे रोजगार आपने? पूरे देश से ज्यादा रोजगार राजस्थान में दिए होंगे आपने? कहीं नहीं मिल रही पूरे हिंदुस्तान में, देखिए तो उठा के रिकॉर्ड है वहाँ का। आप कांग्रेस के पास विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए एक मॉडल तक नहीं है, और आप कह रही हैं कि आपने सबसे ज्यादा नौकरियां दे दी। एक कानून व्यवस्था को आप संभाल नहीं पा रहे हैं, आप नौकरियां देने की बात कर रहे हैं। अगर वहां पर नौकरियां दी होती तो ये घटनाएं नहीं होती, वहां का युवा शिक्षित होता, इस तरीके के दंगों फसादों में नहीं पड़ता। राजस्थान में आपने ये सब किया, महाराष्ट्र में आप क्या कर रहे हैं? राजस्थान पर तो आप बोलेंगे नहीं, महाराष्ट्र पर ही बोल दीजिए। महाराष्ट्र में बहुत अच्छी सरकार चल रही, जहाँ जहाँ इनसे सरकार छीनी गई है वहाँ ये लांछन लगाने का काम कर रहे हैं उन सरकारों पे, कुछ नहीं है इनके पास। चलिए ठीक है, ये बता दीजिए, चलिए ठीक है, ये बता दीजिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बाकी राज्यों में सरकार में क्या कमी है? कमी बता दीजिए, अपनी सरकार की तो दिखेगी नहीं आपको। उत्तर प्रदेश में सारी कमी है, और यहाँ किया क्या है, कितने लोगों को रोजगार दिया वो बता दो, कितनी फैक्ट्री लगा दी, कितने मेडिकल बनवा दिए इन्होंने। चलिए अब ये सवाल उठा ही लिया आपने बीजेपी की सरकार पर, तो आप एक नजीर तो पेश करिए। आप बताइए आपने अपने राज्य में कितनी नौकरियां दी, कितनी फैक्ट्रियां लगाई, एक बार तो बता दीजिए। हम मान तो ले कि आपने पहल कर दी है, बीजेपी ने नहीं मानी। हम मान लेंगे कि कांग्रेस ने पहल की और बीजेपी ने कुछ नहीं माना। सूचना के अधिकार पे मांग लीजिए, इनसे ज्यादा नौकरियां हैं वहाँ पर।
यहाँ तो तमाम बीजेपी ने तमाम व्यापार बर्बाद कर दिए। सारे दिन बैठा रहता है, 2-2 दिन बोनी नहीं हो रही व्यापारियों की। किसान बर्बाद है, व्यापारी बर्बाद है, मजदूर बर्बाद है, उन्हें मजदूरी नहीं मिल रही। आप आंकड़े उठाइए ना, कितने लोग आंकड़े उठाकर बात कर रही हूँ मैं त्यागी साहब। वो छत्तीसगढ़ का किसान बहुत खुशहाल है, जो जब प्रदर्शन करता है तो उस पर लाठीचार्ज कर दिया जाता है। बहुत खुशहाल है छत्तीसगढ़ में किसान, बहुत ज्यादा खुशहाल है। राजस्थान में बेटियां इतनी खुश है, सुनिए, राजस्थान में बेटियां इतनी खुश है कि उनकी उम्र जो है वो वहां पर राजस्थान में बाल विवाह तक को मंजूरी दी जाती है। इतनी खुश है वहां की बेटियां। पाठक साहब, देखिए मुस्कान जी, हम 10 बजे से डिबेट कर रहे हैं, मुद्दा का क्या है उस पर बात नहीं कर पा रहे हैं, और डिबेट खत्म हो जाएगी तब पर भी ये मुद्दा नहीं बोलेंगे, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। आपने पूछ लिया तो इन्होंने बीजेपी शासित राज्यों पे आरोप लगाया। तो बीजेपी शासित राज्यों में जो हो रहा है उनका डेटा जिस दिन आप आएंगे उनके प्रवक्ता आपको देंगे। अगर उनके पास डेटा होता राजस्थान में आज विकास का क्या दर है, वहाँ पे कितने युवाओं को डेटा मांगते हैं, उन्होंने कहा सूचना का अधिकार देके आप ले आओ। मतलब इनके पास कुछ नहीं है कहने को। इनका कहना दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर दूध का दूध पानी का पानी होता, इनकी कानून व्यवस्था अगर दुरुस्त होती तो महीने से ऊपर हो गया, दूसरा महीना चल रहा है इन घटनाओं का राजस्थान में। और एक क्षेत्र की घटना हो मान लीजिए तो हम बात मान सकते हैं, हर क्षेत्र में हर डिस्ट्रिक्ट अलवर में कभी कुछ हो रहा है तो दूसरे जगह कुछ हो रहा है। तो उसके लिए आप बीजेपी को जिम्मेदार ठहराओगे। और फिर इन्होंने क्या कहा, आप इस बात को समझिए मुस्कान जी कि ये 2024 तक चलता रहेगा। इस चीज की गंभीरता को समझिए। एएनबी न्यूज के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं, इस चीज की गंभीरता को समझिए कि कांग्रेस कर रही है कि कह रही है ऐसा ही चलता रहेगा 2024 तक। 2024 में ये क्या कर लेंगे? अगर ये हाल हुआ तो इस बार जो 50 से ऊपर ये सीट लिए थे वो भी ना आएगा इनका। बीजेपी तो और मजबूत हो जाएगी। वो तो कर ही रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं ना त्यागी साहब। त्यागी साहब बीजेपी को तो मजबूत कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं आप देखिए, अगर आज मुद्दा है कानून व्यवस्था का राजस्थान का, तो वहाँ पे क्या आंकड़े आ रहे हैं, क्यों ये घटनाएं हो रही है, उस पर सरकार त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं ले रही है, क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? जो भी कल्प्रिट है, या हिंदू हो या मुसलमान हो, अपराधी अपराधी होता है, उसका धर्म नहीं। अगर किसी मुस्लिम को पकड़ लिया तो ये वो राग लापना शुरू कर लेंगे, अल्पसंख्यकों को दबाए जा रहा है। अल्पसंख्यक केवल मुस्लिम ही है, अगर वो दंगाई है तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। वो उसको फिर ये कांग्रेसी उसमें देखने लगते हैं कि वो कितना मास्टर का बेटा है, तो ये भटका हुआ नौजवान है। लेकिन वही हिंदू आतंकवाद की परिभाषा यही कांग्रेस करते हैं, ये हमने भी देख लिया। और वही एमपी के जो दिग्विजय सिंह हैं, उन्होंने हिंदू आतंकवाद के लिए कितनी हाथ पैर मारी और उसको साबित करने के लिए क्या क्या नहीं किया। कांग्रेस का मुद्दा जो है वो अपने मुद्दे पे बात कभी नहीं करेंगी, चाहे उनके शीर्ष नेतृत्व को बदलने का मुद्दा हो या मात्र 2 राज्य हैं जहां उनका शासन है। अगर वो बहुत अच्छे होते तो पंजाब हाथ से नहीं जाती। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है वो आप हम देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में टीएस जो देव सिंह जी हैं और वहां के मुख्यमंत्री जी में रस्साकसी चल रही है। तो ये अपने न तो सरकार को ठीक से चला पा रहे हैं और कानून व्यवस्था को इन्होंने तो बद से बदतर कर दिया है। आखिर ये तुष्टीकरण शुरुआत से हो रही है। देखिए, माननीय जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री भारत के हुए। देश आजाद होने के बाद सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ, उनके पास निमंत्रण आया कि आप चलिए इनॉग्रेशन में, उन्होंने मना कर दिया। और माननीय उस समय के जो हमारे राष्ट्रपति थे पहले, राजेंद्र प्रसाद जी, उनको भी कहा कि आप न जाइए। और उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी कि उनका भाषण को आधिकारिक रूप से रिकॉर्ड नहीं करवाया गया।
तो ये क्यों किया? तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। उस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। देश के आजाद कराने में मुसलमानों ने भी योगदान दिया तो हिंदुओं ने भी दिया था। बिल्कुल। और धर्म के आधार पे देश का विभाजन हुआ था। ठीक है, जो मुसलमान को लगा नहीं हम भारत में ही रहेंगे, वो भारत में रहे। उस समय हमें तुष्टीकरण की क्या जरूरत थी? तो ये कांग्रेस की परिपाटी तब से चली आ रही है, कोई आज की नहीं है। और इनका कहना है कि हमने जो बीजेपी ने कोरोना में दवा बनाया अभी वो हमारा बनाया था। बहुत अच्छी बात है। 2014 तक दवा की फैक्ट्रियों की दवा की फैक्ट्री 2014 तक देश में कितने एम्स थे वो आप अंदाजा लगा लीजिए। और आज बीजेपी गवर्नमेंट में कितने निर्माणाधीन एम्स हैं और कितने में कुछ डिपार्टमेंट को सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। आप इस बात का भी अंदाजा लगा लीजिए। दूसरी बात की आप देखिए बिल गेट्स कौन है? विश्व भर का जितने भी वैक्सीन है उस पे उसका आधिपत्य है। और बिल गेट्स जैसा आदमी अपने एक इंटरव्यू में कहता है कि ये जो कोरोना की वैक्सीन है भारत ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे अमेरिका में भी उतने लोगों को नहीं लगी है जितना भारत ने अपने लोगों को लगवा दिया है। बिल्कुल। तो हमारी जहां उपलब्धि है आप उस उपलब्धि को भी नहीं मानने को तैयार हो गए। ठीक है, देखिए अब त्यागी साहब से तो बात करने का कुछ फायदा सा भी नहीं लग रहा है। वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं मुद्दे पर। राहुल सही बात कहने पर आप मैम ये कह रहे हैं कि मुद्दे पे नहीं बोल रहे। हाँ तो मुद्दे पर बात करिए ना त्यागी जी। अगर आज कानून व्यवस्था लचर है तो आप उस पर बताइए ना कि सरकार क्या कर रही है, कितने लोगों को अरेस्ट की है, डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट घटनाएं क्यों हो रही है। आप बीजेपी को अगर आप आरोप तय कर रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी का हाथ है, तो बीजेपी के लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डालिए, घटनाओं से लगाम लगाइए। दूध का दूध पानी का पानी कहने से काम थोड़े न चलता है। जांच होगी, किसी को ऐसे ही सलाखों के पीछे नहीं डाला जाता कि ये हिंदू है और ये मुसलमान है, सलाखों के पीछे और उसका प्रचार प्रसार शुरू कर दीजिए आप। चलिए ठीक है त्यागी साहब, आपने कहा जांच होगी। अभी तो चलिए ये कल की घटना है, ये तो कल की घटना है। करौली पर बता दीजिए क्या जांच किया आपने। त्यागी साहब, करौली हिंसा की जांच कहां तक पहुंची बताइए जरा। और पत्थर बदलने का काम किया योगी सरकार ने, इस तरह थोड़ा ही चलेगा। ये जनता सारी जान चुकी है आज युवा किस तरह परेशान है, किसान किस तरह परेशान है, व्यापारी किस तरह परेशान है, आपको बताने का। त्यागी साहब सवाल सुन पा रहे होंगे आप मेरा? 2024 में सवाल तो सुन ही रहा होगा आपको। कल की घटना हनुमानगढ़ की, करौली पर बता दीजिए। बहुत लंबा समय हो गया उस घटना को, तो क्या जांच की अभी तक? महीनों भर से ऊपर हो गया मुस्कान जी उस घटना का। जांच का कप्तान बताएगा क्या जांच हुई है। ये चीज गोपनीय रखी जाती है, ये उजागर टीवी चैनलों पे नहीं होती कि हमने ये जांच की। पुलिस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और बताती है कि इस घटना में क्या इन्वेस्टिगेशन में डेवलपमेंट हुआ है। ये झूठ मत बोलिए चैनल पे आके आप। त्यागी साहब चैनल पर आकर डिबेट कर रहे हैं, ये बहुत अजीब सी बात लगी मुझे त्यागी साहब की। चैनल पर आकर डिबेट कर रहे हैं लेकिन इनको मीडिया से बहुत ज्यादा दिक्कत है। राहुल आनंद जी देखिए, संतोषम परम सुखम एक कहावत है और अभी तक जो भी हम बातें कर रहे थे, चाहे वो पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, अगर कभी भी किसी भी राज्य में ये जिम्मेवारी बिल्कुल तय होनी चाहिए, हर राज्यों की होनी चाहिए, जो लोकतंत्र की बात कर असहिष्णुता को परिभाषित करते थे 2014 में, उन सब लोगों के लिए ये जरूरी है कि अब बैठकर मंथन करें और समझें किसी भी घटना के लिए अगर जिम्मेदार है तो उसने क्या उसके ऊपर एक्शन लिया ये पता होना चाहिए। और मुस्कान जी, एक सबसे अहम बात यह है कि अब तक कांग्रेस के भाई ने, त्यागी जी ने अब तक केवल बात की महंगाई को लेकर और इधर उधर की बातों को लेकर बात की और बेरोजगारी को लेकर बात की, उत्तर प्रदेश से भी ये चले गए।
तो मैं इनको बता दूं कि आज उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है, आज वो 2017 में जो सरकार आई थी उसी की ये देन है, जिसकी वजह से आज वो स्थिति यथा अवस्थित है। और जो गुंडों का प्रदेश हुआ करता था उत्तर प्रदेश, जो गुंडों का प्रदेश हुआ करता था, आज उन्नत प्रदेश बनने की तरफ अग्रणीय है। और मैं इनको ये भी सम्मान करा दूं कि आज जो आपकी तरफ से जो आदर और सम्मान की बातें की जाती है आतंकवादियों के लिए, हम उनके घर में घुसकर उनको मारकर लौटते हैं, तभी जाकर आज दूसरे भारत की हम परिकल्पना कर रहे हैं। और यही नहीं, जिस प्रकार से जब एयर स्ट्राइक हुआ था और जाकर फंस गया था हमारा पायलट, उस पायलट को अगर कांग्रेस होती तो शायद नहीं छुड़ा पाती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको छुड़ा लिया, क्योंकि हमारी जो मजबूती थी, जो हमारी प्रखरता थी और जो हमारी एक्शन लेने की जो काबिलियत थी, उसके अनुसार ही आज हमने उनको छुड़ाया था, जो आज हमारे देश के अंदर एक नजीर बन गया है। और ये जो वज़ीर आलम की बात करते हैं, इनके लोग तो खुद पाकिस्तान का स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा तो इन्हीं के लोग, राहुल गांधी जी ही खुद एग्रेसिव रहते हैं इन मामलों पे, खास करके जिसके ऊपर ये चाइना को लेकर। लेकिन अभी नेपाल में गए थे तो किसके साथ जाकर उन्होंने फोटो खिंचा लिया, क्या किया? कुछ प्रोटोकॉल भी होना चाहिए। सारे कांग्रेसी लग गए ये बताने में कि एक राहुल गांधी जी की स्वतंत्रता, अपनी अभिव्यक्ति के तहत उन्होंने अपना ये काम किया। जब देश की मर्यादा जब खंडित होगी, उस समय आप इस प्रकार की बयानबाजी करेंगे क्या? आप खुद सबसे ज्यादा मुखर होते हैं कि चाइना ने आपका इस स्थान को पकड़ लिया, सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप तो खुद जाकर विदेशी डीएनए का प्रचार कर रहे हैं। इसलिए मैं कहूंगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह भी करूंगा कि एक हम स्वस्थ चर्चा ये भी करें कि अल्पसंख्यकों को परिभाषित करें, और कभी भी कोई भी घटना घटी तो उसमें दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। आइए, यूपी तो आज एक रोल मॉडल बन गया देश के अंदर, जिस प्रकार से तड़ातड़ फैसले और मजबूती के साथ किए जा रहे हैं, तो एक नजीर बननी चाहिए। आप बुलडोजर उठाकर चला दीजिए और देखिए, उसमें घर टूटेगा, हिंदू का भी घर टूटेगा, मुसलमानों का भी, लेकिन जो अपराधी है उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं उसकी घर टूटने की बात कर रहा हूं कि वो टूटे, लेकिन इस पे कोई तुष्टीकरण ना हो। क्योंकि जब फ्रेंड्स कॉलोनी में कल बुलडोजर चला है तो सारे लोग खामोश थे, सारे लोग खामोश हो गए थे, क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय का घर टूट रहा था। इसलिए इनको राजनीतिक लाभ उसमें नहीं मिलता, इसलिए किसी ने कोई क्रिया और कोई प्रतिक्रिया तक नहीं की। इसलिए अब समय आ गया है कि इसके ऊपर गहन चर्चा होनी चाहिए। और 2024 की स्क्रिप्ट जो त्यागी जी अभी आपको बता के गए कि ये तो चलता रहेगा, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 2024 में एक देश एक इलेक्शन में चल लिया जाए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी को कहकर कोई नहीं कह रहा है, और भविष्य में किसी को भी ये आरोप लगाने का मौका भी नहीं मिलेगा कि ये बीजेपी करवा रही है। और ये हर वक्त बीजेपी कहते रहती है कि एक देश एक चुनाव में चलिए। ठीक है आनंद साहब, समय मुझे इतना ही इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का राजस्थान के मुद्दे पर कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये लगता है कि कांग्रेस के पास वाकई इस समय जो वहां की कानून व्यवस्था लचर है और वहां की जो स्थितियां हैं उसको लेकर कोई जवाब कांग्रेस से बन नहीं पा रहा है। क्योंकि लगातार आए दिन कांग्रेस में, माफ कीजिएगा, आए दिन राजस्थान में हिंदू मुसलमान देखने को मिल रहा है, और इसी की वजह से तनाव और बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। बार बार ये बात कही जा रही है कि चुनाव है इसीलिए तनाव है, और ये बात जिस तरीके से कांग्रेस प्रवक्ता ने कही कि 2024 तक स्थितियां इसी तरीके से चलती रहेंगी। लेकिन कांग्रेस को चाहिए कि राजस्थान में जो स्थितियां हैं उसको सुधारे, जो प्रशासन है उसको बेहतर करे, ताकि वहां की स्थितियां सुधरे और जो सामाजिक सौहार्द बनना चाहिए वो बना रहे। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।